नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। करुण नायर क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसे शायद हर क्रिकेट फैन जानता होगा, जिसने अपने टेस्ट डेब्यू के बाद महज तीसरे ही मैच में 304 रनों की नाबाद पारी खेलकर दुनिया को अपना और अपने टैलेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा स्कोर बनाने वाला प्लेयर जिसे पीढ़ियां तक याद करती हैं, वो उसे सब चंद सालों में ही भूलने लगे। और 8 से 2 साल पहले तो टाइम ऐसा आया कि उस खिलाड़ी की स्टेट टीम कर्नाटक ने ही उसे टीम से बाहर कर दिया। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए कि क्यों करुण नायर को पहले टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया और किसने किया, और फिर कैसे उन्हें उनकी स्टेट टीम ने भी खराब समय में बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अब कैसे ये सितारा दोबारा से एक बार फिर से टीम इंडिया की जर्सी में चमकने को तैयार है। तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2013-14 में करुण नायर द्वारा किए गए कर्नाटक से फर्स्ट क्लास डेब्यू से, जहां पर इनकी टीम कर्नाटक चैंपियन बनती है और उसमें नायर का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहां पर करुण नायर अपने आखिरी लीग गेम में शतक लगाने से शुरुआत करते हैं और लगातार 3 शतक जड़ देते हैं, जिसमें 2 नॉकआउट मैचों में आते हैं। पर इसके बाद 2014-15 उनके लिए एक बेहद मामूली साल साबित हो रहा होता है, लेकिन यहां पर भी करुण एक बार फिर से अपनी ब्रिलियंस दिखाते हुए फाइनल में 13 शतक जड़ देते हैं और अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बना देते हैं। इसी बीच 2014 और 2016 में उनके 2 शानदार IPL सीजन भी आते हैं। यहाँ पर 2014 में करुण नायर सिर्फ 11 मैचों में 33 से ज़्यादा की औसत से 330 रन जड़ देते हैं, तो वहीं 2016 में 14 मैचों में 357 रन उनके नाम होते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते उनका करियर परवान चढ़ने लगता है। 2016 IPL के बाद उन्हें जून में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू करने का मौका मिलता है, जहां पर 2 मैचों में वो 46 रन बनाते हैं। पर इसके बाद साल के आखिर में आता है वो पल जिसका शायद बहुत बेसब्री से करुण नायर ने इंतजार किया होगा। जी हाँ, करुण नायर का टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ 26 नवंबर 2016 को होता है और इसी सीरीज में अपने तीसरे ही मैच में करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी जड़ देते हैं और ये कारनामा करने वाले वो इंडिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। इससे पहले भारत के लिए 300 सिर्फ टीम इंडिया के फॉर्मर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था, जिन्होंने यह कारनामा 2 बार किया था, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ 309 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 319 रन जड़े थे। पर इसके बाद करुण से पहले कोई नहीं कर पाया था ये कारनामा। तो ऐसे में फैंस को लगा कि शायद टीम इंडिया को वीरेंद्र सहवाग के बाद एक नया टेस्ट स्टार मिल चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सरजमी पर खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनकी आखिरी श्रृंखला साबित होती है। पर अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों 13 शतक लगाने के बावजूद इतनी जल्दी ऐसा फैसला क्यों लिया गया सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के द्वारा। तो देखिए, उस 300 के बाद करुण नायर ने जो 4 पारियां खेली उनमें उन्होंने महज 76 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 26 था। तो कई लोग इसे ये भी एक बड़ा कारण मानते हैं, पर क्या जो बैटर सिर्फ 2 मैच पहले 13 शतक लगाकर आ रहा हो उसे सिर्फ 4 खराब पारियों के चलते बाहर करना सही फैसला था? ये आप बताइए खुद कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा। आपको क्या लगता है? तो वहीं दूसरा कारण ये माना जाता है कि अजिंक्य रहाणे टीम में वापस आ चुके थे, जो उस पोजीशन पर खेलने के लिए पहली चॉइस थे, जो कि ठीक है वैलिड पॉइंट माना जा रहा था और माना जा सकता है कि एक अनुभवी खिलाड़ी वापस आ रहा था तो करुण को बाहर बैठना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी वो 15-16 मेंबर स्क्वाड में तो हो सकते थे ना, तो उन्हें क्यों नहीं रखा गया? ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। पर इन सवालों पर से ही पर्दा हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं और इसी के चलते आपको जो बताने जा रहे हैं वो शायद इससे पहले बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा। जी हाँ, और ये वो है कि उस बीच करुण के साथ टीम इंडिया में शायद कुछ तो हुआ था, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने तब ये बताया था कि मैनेजमेंट करुण नायर को बाहर करने के पीछे का फैसला नेट प्रैक्टिस में उनकी तकनीक को बता रही है। कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट को उनकी बल्लेबाजी में विश्वास नहीं आ रहा है, इसी के चलते उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया है। हालांकि ये जरूर है कि इस पर कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। इसके बाद 2021 में इंग्लैंड दौरे पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन टीम इंडिया के बैकअप ओपनर होते हैं, लेकिन जब रोहित शर्मा चोटिल हो जाते हैं तो ओपनिंग करने का मौका उन्हें नहीं, KL राहुल को मिल जाता है, जिनको एक मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में इंग्लैंड पर ले जाया गया था। खैर, दोबारा करुण नायर पर आए तो इसके बाद 2017-18 का साल फॉर्म के लिहाज से घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर से उनके लिए अच्छा साबित होता है, जहां पर वो रणजी ट्रॉफी के 7 मैचों की 11 पारियों में 68 की शानदार औसत से 612 रन जड़ देते हैं
वहीं दुलीप ट्रॉफी में भी उसी साल एक मैच की 2 पारियों में 157 रन उन्होंने जड़ दिए थे। पर इसके बाद उनका खराब दौर शुरू होने लगता है, जहां पर वो कर्नाटक की कप्तानी तो जरूर कर रहे होते हैं पर प्रदर्शन सिर्फ ठीक ठाक सा होता है। अब उनका हाईएस्ट रन गेटर वाली लिस्ट में नाम नहीं आ रहा होता है। हालांकि उनका प्रदर्शन खराब नहीं था उस समय तक भी, पर ऐसा कुछ नहीं था कि दुनिया एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा करे। और इसी तरह जब कोविड आया और कोविड के बाद अगले 2 साल तो वो एकदम खो से जाते हैं। कर्नाटक भी उन्हें टीम से ड्रॉप कर देती है और इसी टाइम 2022 में उनका ये ट्वीट सामने आता है जो देख सकते हैं साफ तौर पर आप, और वो लिखते हैं कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। और इसके बाद से जैसे वो काया पलटनी शुरू हो जाती है, क्रिकेट ने उनको वो चांस देना वहाँ से शुरू कर दिया था, कुछ वैसा होता है। और फिर 2023 में वो विदर्भ का रुख करते हैं। जी हाँ, कर्नाटक अपनी स्टेट टीम को छोड़ते हैं, विदर्भ जाते हैं, वहाँ जाकर स्टेट टीम के कप्तान बनते हैं। जिसके बाद दुनिया को दोबारा बताते हैं कि कौन है करुण नायर। जी आप उनके पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल की विजय हजारे ट्रॉफी में 9 मैचों की 8 पारियों में 779 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा देते हैं वो, जहां पर उनका एवरेज 389.50 का रहता है। जी हाँ, पर अब सोचने वाली बात है कि ऐसा एवरेज कैसे हो सकता है। तो बता दें कि वो आउट ही नहीं होते हैं, सिर्फ 2 पारियों को छोड़ दे तो वो सभी मैचों में नॉट आउट रहते हैं पूरे टूर्नामेंट में। और बता दें कि ये आंकड़े सफ़ेद गेंद से हैं। वहीं 2024-25 के रणजी ट्रॉफी सीजन यानी लाल गेंद की बात करें तो 9 मैचों की 16 पारियों में वो 863 रन जड़ देते हैं, जहां पर उनका एवरेज 53.94 का होता है, जिसमें अगेन फाइनल में उनका ज़बरदस्त प्रदर्शन रहता है। इसमें पहली पारी में वो रन आउट हो जाते हैं पर दूसरी पारी में 135 रन जड़ देते हैं। इसी बीच आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें बेस प्राइस में अपने साथ जोड़ लेती है और वहां पर भी मौका मिलते ही पहली पारी में आते ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो 89 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपना कमबैक दुनिया को दिखा देते हैं। और एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबले को जिता देंगे और जिता दिया था, लेकिन उनके आउट होते हुए दिल्ली कैपिटल्स बिखर जाती है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और कमबैक भी वहीं से कर रहे हैं, यहाँ पर 18 मेंबर स्क्वाड में उनका नाम है। साथ ही उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए अपने कमबैक मैच में उन्होंने कल 204 रन जड़ दिए। तो ये फेरी टेल स्टोरी दिखा रहा है करुण नायर की। लेकिन फिर वही सवाल कि जब 304 उस खिलाड़ी ने जड़े थे, आपने क्यों टीम इंडिया से ड्रॉप किया? क्या सिर्फ 2 मैच इनफ थे? उसके बाद क्या सिर्फ 4 पारियां इनफ थी उस 300 रन के बाद? मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है आप प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, अजिंक्य रहाणे वापस आ रहे थे, क्या कोई और बल्लेबाज की जगह पर उनको खिलाया जा सकता था? या फिर एटलीस्ट 15-16 मेंबर स्क्वाड में उनको रखा जाता, जहां पर मैचेस बाकी होते, वहां पर अगर कोई इंजर्ड है कोई नहीं है देन क्या उनको मौका मिल सकता था? ये सारे सवाल खड़े होते अपने आप में। खैर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा हाथ किसका है करुण नायर को बाहर करने पे? क्योंकि उस समय जो चयन करता थे उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। तो ऐसे में किसी एक को दोषी ठहराना गलत होगा। लेकिन खैर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप को एक फैक्टर चुनना हो, आपको क्या लगता है वो क्या होगा? क्यों करुण नायर को टीम से ड्रॉप किया गया? क्यों 300 बनाने के बावजूद दोबारा कभी चांस ही नहीं मिला उनको? क्यों ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद कभी खेल ही नहीं पाए वो? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं क्या है आपकी राय।